नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। हम अपने आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जिनके कोर्स में इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 2 वाली है। एक आपने 5th सेमेस्टर पढ़ा होगा इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड, और ये 2 है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली यूनिट है कोल्ड वॉर की, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा। क्योंकि शीत युद्ध का कोर्स तो नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो पहले में आ गया था 5th सेमेस्टर में। तो अब तो पूरा ये आपसे कारण, कॉजेज, परिणाम ये सब तो पूछेंगे नहीं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध का परिणाम क्या पड़ा, कि प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, अभी की वीडियो हमारी प्रभाव पे है, और अगली वीडियो जो होगी हमारी वो वियतनाम वॉर जो हुई थी, इसका जो मेन एक इस पेपर में जो मेन एक जो कोल्ड वॉर की घटना है, केस स्टडी जो है उसकी, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्वेश्चन हमारा, विश्व पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध जो है वो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद से प्रारंभ हो गया था, और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब जाके ख़त्म हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी रशिया में या फिर यूएसएसआर में, तो तभी से ये जो शीत युद्ध है वो स्टार्ट हो गई। तब शीत युद्ध थी क्या, तो शीत युद्ध एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। दो गुट बने थे, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत गुट। अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का समर्थक था, और जो रशिया था वो अभी भी सपोर्टर है साम्यवाद का, पहले भी था। हालांकि अब उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया उसके नेचर में साम्यवाद के, लेकिन अभी भी वो साम्यवादी देश ही है। तो दोनों ही तरफ जो पूंजीवाद को समर्थन करते थे वो अमेरिका के साथ थे, और जो साम्यवाद को समर्थन करते थे वो सारे रशिया के साथ थे। तो दोनों ही गुटों में आपस में जो विचारधारात्मक जो लड़ाई थी, संघर्ष था, वो क्या था, शीत युद्ध कहलाया वो। ठीक है, अब विचारधारात्मक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दोनों ही देशों के बीच में कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई किसी जगह पर कोई वॉर नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे पर अटैक नहीं किया, बट दोनों कौन सी फाइट हुई दोनों के बीच में, अपने अपने जो आइडियोलॉजी है उसको प्रसार करने की फाइट हुई दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। शीत युद्ध लगभग 5 दशकों तक चलने वाला एक ऐसा युद्ध था जिसने विश्व को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। ठीक है, बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित किया इसने। हालांकि मैं तो कोई सजेशन दूंगा कि मैंने तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, तो मैंने बहुत छोटी पीडीएफ बनाई है। हालांकि आप जब भी स्टार्ट करें तो पहले शीत युद्ध का एक डेफिनेशन दे दीजिएगा, और शीत युद्ध का जो बैकग्राउंड है वो दे देना एक बार। ठीक है, फिर अपने आंसर को स्टार्ट करना। ये शायद जारी भी रहता अगर सोवियत संघ का विघटन होता नहीं। अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो मैं तो इसका सबसे बड़ा दोष दूंगा मिखाइल गोर्बाचेव को। कुछ नहीं पता था भाई, मतलब ऐसे आदमी को वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई देश है वो पहले कौन सी अर्थव्यवस्था थी उसकी, समाजवादी। ठीक है, अब अचानक से उसको पूंजीवादी बना दोगे आप, तो ये तो काम चलने ही नहीं वाला। पहले कंपनीज को लाओ बाहर से, देखो कैसी परिस्थिति है, क्या कंडीशन है, आपका देश वो अडॉप्ट कर भी पा रहा है कि नहीं। अब सारे देश एक जैसे थोड़ी होते हैं। उसने क्या किया, अचानक से ही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ले आया, कैपिटलिज्म की पॉलिसी अचानक से ले आया। परिणाम क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके साथ ही क्या होगा, शीत युद्ध समाप्त। क्योंकि अब अमेरिका को टक्कर देने वाली वर्ल्ड लेवल पर कोई पावर बची ही नहीं थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर सामने आ गया था, तो शीत युद्ध का क्या हो गया था, पतन। अब ये जो युद्ध हुआ या फिर ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम 2 प्रकार से जानेंगे। एक अच्छे प्रभाव को देखेंगे और एक बुरे प्रभाव को। ठीक है, अब अच्छे प्रभाव क्या पड़े इसके। सबसे पहले तो ऐसे छोटे छोटे राज्य जो वर्षों से अनदेखा किए जा रहे थे, यानी कि ऐसे राज्य जिनका वर्ल्ड में पता ही नहीं था कि ये राज्य एग्जिस्ट भी करते हैं, उनका भी क्या हुआ, महत्व बढ़ गया। कैसे, जो भी दोनों गुट थे, दोनों गुटों में क्या हुआ, तेजी से अपनी अपनी विचारधारा का प्रसार करने का प्रयत्न किया गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जितनी छोटी छोटी कंट्रीज है उनका सपोर्ट अपनी तरफ खींच रहे थे। ठीक है, अब सपोर्ट खींचने में क्या होता है, उनको पैसा भी जा रहा था छोटी छोटी कंट्रीज़ को, है ना। ये लोग हेल्प कर रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हो। ये लोग अपनी अपनी कठपुतली सरकार बनाने की वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे जो छोटे छोटे देश थे उनकी देखभाल बढ़ गई। अब दोनों ही महाशक्ति क्या कर रही थी, अपने पक्ष में छोटे छोटे देशों को तेज़ी से कर रही थी। जब किसी का भाव बढ़ेगा तो उसकी सेवा तो होगी ना,
तो भाई यही कॉन्सेप्ट, यही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जब छोटे छोटे देशों के भाव बढ़ गए तो क्या हुआ, उनकी सेवा भी बढ़ने लग गई। ठीक है, तो उन राज्यों को छोटे छोटे क्या हुआ, फ़ायदा। दूसरा, शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में शक्ति संतुलन की स्थापना की जा सकी। शक्ति संतुलन, अगर आपने इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें पढ़ा होगा तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है बैलेंस ऑफ पावर की, शक्ति संतुलन की। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि किसी छोटे राज्य को दबा सके, और कोई भी छोटा राज्य इतना भी दब ना जाए कि कोई बड़ा राज्य उस पर कब्जा कर सके, इतना भी कमज़ोर ना हो। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर, दोनों के बीच में संतुलन बना कर चलना। क्यों, ताकि कोई भी देश किसी पे अटैक कर ही ना सके। तो शीत युद्ध में क्या हुआ, दोनों ही गुट इतने मजबूत थे कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर अटैक कर ही नहीं पा रहा था। इधर अमेरिका, उधर सोवियत संघ, दोनों ही महान, दोनों ही महाशक्तियाँ। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद यही दोनों देश थे जिनकी जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल थी, बाकी सब बर्बाद हो गए थे, बाकी सब लोन में डूबे हुए थे। अब लोन देने वाले कौन थे, यही दोनों देश। सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया था, अमेरिका ने। ब्रिटेन को चढ़ा दिया, हाँ भैया हम आपको लोन देंगे। फ्रांस को चढ़ा दिया, लोन देंगे। इटली को चढ़ा दिया, लोन देंगे। ये सब देश क्या हुए, बर्बाद हो गए। पैसा खिलाया इन्होंने, वॉर में वो फंसे। ठीक है, तीसरा फायदा क्या हुआ, तीसरा जो आर्थिक जो प्रभाव है सकारात्मक कौन सा पड़ा, तो प्रत्येक राज्य ने संधि और समझौते के माध्यम से खुद को विदेशी आक्रमण से बचा लिया। कैसे, अब देखो, शीत युद्ध के समय पे जो भी ट्रीटी हो रही थी या जो भी अलायंस हो रहे थे, जो भी समझौते हो रहे थे, उनका मेन उद्देश्य क्या था, उनका मेन फोकस यही था, उनका मेन जो संज्ञा है, संकल्प उनका यही था कि अगर कोई भी देश, जो भी देशों ने गुट बनाया, अब उस गुट के किसी भी एक देश पर कोई देश आक्रमण करेगा तो उस गुट के सारे देश क्या करेंगे, उस पर रिवर्स अटैक। यानी कि मेरे दोस्त हैं, मैं हूँ, हमने क्या किया, अपने ग्रुप बना रखा है, मेरे दोस्त हैं 5-6, ठीक है, हम लोग एक साथ घूमते हैं। अब मुझे किसी ने मारा तो क्या हुआ, हम पाँचों के पाँच मिलकर उसको मारेंगे। अब यही क्या था, इंटरनेशनल लेवल पर देशों ने क्या किया, आपस में संधि समझौते किए। उन संधि समझौतों में एक ही शर्त थी कि अगर कोई भी देश, कहने का मतलब क्या था, एक पूंजीवादी ग्रुप था और एक साम्यवादी ग्रुप था। अगर कोई साम्यवादी ग्रुप का देश पूंजीवादी देश पर आक्रमण करेगा तो सारे पूंजीवादी देश मिलकर क्या करेंगे, उस देश पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जो देश इस ट्रीटी में शामिल हुए उनके ऊपर विदेशी आक्रमण खतरा कम हो गया। ठीक है, जो चौथा फायदा है इसका, या जो चौथा सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, गरीब तथा छोटे राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का अवसर मिल गया। ठीक है, जो गरीब छोटे छोटे देश थे उन्होंने क्या किया, इन देशों ने, जो बड़े बड़े देश थे, महाशक्तियाँ थी, उन्होंने उनको बड़े पैमाने पर लोन दिए, पैसे दिए कि आप आइए हमारे साथ। अब इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन आया, कौन सा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, इसमें ऐसे देश शामिल थे जो कह रहे थे कि हम दोनों ही पक्षों में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इस लायक नहीं है कि हम क्या कर सकें, किसी देश को खुले तौर पर सपोर्ट कर सकें। इंडिया, घाना, यूगोस्लाविया, मिस्र, ये कैसे देश थे, ये ऐसे देश थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संस्थापक थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने साफ सीधे तौर पर बोल दिया कि भाई हम ना अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, ना हम रशिया का सपोर्ट करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, इन देशों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था शीत युद्ध को ख़त्म करने में, क्योंकि अगर सभी देश गुट बना लेंगे तो मध्यस्थता कौन कराएगा, है ना, वार्ता कौन कराएगा। तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो था, या फिर नॉन अलाइन्ड कंट्रीज जो थी, उनके महत्व को हम लोग भूल नहीं सकते। ठीक है, अब पांचवा प्रभाव क्या था, विकासशील राज्यों में नए नए तकनीक औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई। अब देखिए, जो भी महाशक्तियाँ थी वो क्या कर रही थी, उनको क्या चाहिए था, वेपन्स, मशीनों का निर्माण तेज़ी से कर रहे थे वो लोग। जिस भी देश को अपने कॉलोनी बना रहे थे, जिस भी देश को अपनी ट्रीटी मिला रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपने संयंत्र स्थापित कर रहे थे, वायु सेनाएं वहाँ पे भेज रहे थे, वहाँ तकनीकी विकास कर रहे थे। अब इससे फ़ायदा किसको हुआ, एट जो फ़ायदा हुआ वो उस देश को हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ। और जब तकनीकी विकास हुआ तो जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसको क्या हुआ, उसको मौका मिल गया वर्ल्ड लेवल पर स्टे करने का। ठीक है, ग्रो करने का उसको मौका मिला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे पॉइंट्स जो सकारात्मक प्रभाव थे। अब थोड़े बुरे प्रभाव भी देख लेते हैं, क्योंकि शीत युद्ध जो हुआ उसके भाई सकारात्मक बहुत ही कम प्रभाव थे, ये कुछ भी प्रभाव नहीं थे, ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके बुरे प्रभाव पड़े।
क्या? पहला, राज्यों के बीच आपसी विश्वास भावना जो यूएन चार्टर का आधार थी समाप्त हो गई। देखिए, जब यूएनओ की स्थापना की गई थी 1945 में, उसके गठन का आधार क्या था? विश्व में क्या करना? शांति की स्थापना करना, है ना? क्यों, किस बैकग्राउंड में इसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945। अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई थी तो किसकी स्थापना की गई थी? लीग ऑफ नेशंस की। लीग ऑफ नेशंस का क्या काम था कि भाई हम वॉर नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर टू हो गई। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, वो कुछ कर ही नहीं पाया। अब जब यूएनओ बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इसने क्या किया? इसने कहा कि भाई हम वर्ल्ड लेवल पे पीस की स्थापना करेंगे, ठीक है, हम शांति की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या ये जो शीत युद्ध था ये शांति थी? किसी भी एंगल से इसमें शांति देखी नहीं जा सकती थी। देशों के बीच में जो विश्वास निर्माण था, ट्रस्ट बिल्डिंग थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। कोई भी एक देश दूसरे देश पर भरोसा नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भाई कब वो कौन से गुट में शामिल हो जाए, कब अटैक कर दे, कोई भरोसा नहीं है ना? दूसरा पॉइंट क्या था? हथियारों की होड़। अब आप लोगों ने जब भी 12वीं में अगर किसी ने पुलिस साइंस पढ़ी होगी तो उसने रटा होगा भाई हथियारों की होड़ शुरू हो गई शीत युद्ध से। हथियारों की होड़ क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि कब अटैक हो जाए कुछ भरोसा नहीं था। यूएसएसआर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ पे कुछ एक रत्ती भर भी जो मसाले हैं, बम हैं, इनका निर्माण नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ? शीत युद्ध के टाइम पे फैक्ट्री ये मेन हब बन चुका था हथियारों के सप्लाई का। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा था, वर्ल्ड लेवल पे ये क्या कर रहा था? भेज भी रहा था दूसरे देशों को। वियतनाम में भेजा, कोरिया में भेजा। समझ सकते हैं आप किस लेवल पे हथियारों का निर्माण हुआ था इस टाइम पे। जब हथियारों का निर्माण हो रहा था, इससे क्या हुआ था? राज्यों के अस्तित्व पर खतरा पड़ गया था। परमाणु हथियार, परमाणु बम क्या था? किसी छोटे देश में मार दिया तो कब तबाह हो जाए पता भी नहीं चलेगा। जापान पे मारा, उसकी इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई थी बताओ। मतलब इतने खतरनाक हथियारों का प्रयोग हो रहा था इस टाइम पे, निर्माण हो रहा था कि अगर कोई वॉर हो जाती तो कई सारे राज्य मिट जाते, कई सारे देश अस्तित्व ही खत्म हो जाता उनका। तीसरा प्रभाव, युद्ध सामग्री की तैयारी में जिन वित्तीय संसाधनों का प्रयोग लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में किया जाना चाहिए था, उनकी उपेक्षा की गई। अब देखिए, युद्ध में क्या हुआ? तेजी से हथियारों की होड़ हुई। सारा पैसा किस पे खर्च किया जा रहा था? हथियारों के निर्माण में। अब किसी भी राज्य को अगर चलाना है तो अर्थव्यवस्था उसकी कैसे चलेगी? लोगों को गरीबी देके या लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा के? जाहिर सी बात है, अगर लोगों के पास रोटी नहीं होगी खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए मकान नहीं होगा, तो वॉर में कैसे कूद सकते हैं वो देश? अब जिस पैसे का प्रयोग देश की जनता के विकास के लिए किया जाना चाहिए था, उस पैसे का प्रयोग किस लिए हो रहा था? युद्ध सामग्री तैयार करने में। सोचिए उन लेबरों की क्या स्थिति होगी जो 24 घंटे सिर्फ इसी काम में लगे हुए थे। आप लोग मानेंगे कि जब द्वितीय जो ये शीत युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, शीत युद्ध जब खत्म हुआ, इसके बाद कई फैक्ट्रियों पर ताला लग गया था परमानेंट। क्यों? वो जो मशीनें थी वो काम करने के काबिल ही नहीं बची थी, इतना काम कराया गया उनसे। 24 घंटे मशीनें चलती रहती, वो मजदूर 24 घंटे लगे रहते। तो बहुत ही व्यापक स्तर पर शीत युद्ध जो था वो घातक परिणाम दिखा रहा था अपना। चौथा प्रभाव, सामाजिक जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया। अब सामाजिक जीवन पे क्या हो रहा था? कब कोई देश किस पे आक्रमण करने से खतरा बना हुआ था, तो मेंटल एक प्रेशर बना हुआ था समाज में, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था। आप वियतनाम में देखें, जब अमेरिका ने वहाँ पे जो केमिकल वॉर स्टार्ट की तो कई सारे लोग अंधे हो गए, पूरा समाज का समाज मिट गया, लाखों लोग, करोड़ों लोग पलायन कर गए, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इससे क्या हुआ? समाज में लैंगिक असमानता व्याप्त हुई। क्यों? क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा कौन जाता है? जाहिर सी बात है, आदमी। जब आदमी युद्ध में मारे जा रहे थे, इससे क्या हो रहा था? लिंग अनुपात में गड़बड़ी हो रही थी। कई जो स्त्रियां थी विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई लोग अपंग हो गए। आज भी आने वाली जनरेशन कई लोगों की अपंग ही आ रही है। क्यों? जेनेटिक इफेक्ट है इसका। ऐसे हथियारों का प्रयोग किया गया
जिनका विनाश आज तक देखा जा रहा है। लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ गई थी, लोग रोजगार के साधन कम तलाश रहे थे, युद्ध सामग्री बनाने में ज़्यादा फोकस था उनका। क्यों? सरकार की डिमांड, सरकार की नीड वही थी। सरकार ज़बरदस्ती काम करा रही थी कल कारखानों में। जहाँ तकनीकी विकास किया जाना था लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, वहाँ तकनीकी विकास किस लिए किया गया? युद्ध सामग्री तैयार करने में। पांचवा प्रभाव, वन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जो यूएनओ की स्थापना के समय देखा गया था। अगर आप लोग देखेंगे जो वुड्रो विल्सन का जो सिद्धांत था, या फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ की स्थापना की जा रही थी, उस समय क्या था, मेन पॉइंट क्या था उसका, कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना, एक विश्व सरकार होनी चाहिए। क्या ये विश्व सरकार थी यूएनओ? वन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, एक धर्म, एक नागरिक, विश्व समुदाय की स्थापना, ये सब ढकोसलेबाजी थी, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? आपस में रंजिशें और बढ़ी, विचारधारात्मक लड़ाई हो गई। जब विचारधारा आ गई बीच में लड़ाई के, तो यहाँ समानता का नाम ही नहीं आता, समानता का मुद्दा ही नहीं उठता। तो क्या हो रहा था? वन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, वन वर्ल्ड थ्योरी, ये पूर्ण रूप से भुला दी गई थी। किसके द्वारा? राज्यों द्वारा, जो भी इस वॉर में शामिल थे, जो भी इस शीत युद्ध में शामिल थे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। आई होप दोस्तों आप वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प हो सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम से मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।